हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू की फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बिहार दरोगा का 12 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसका पेपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है 100% रियल रहने वाले हैं। इसमें कोई भी इधर उधर एक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इस बिहार दरोगा के आज के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को डिस्कस करें उससे पहले ही आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, दिखाए गए हैं, तो ये 100% रियल हैं। इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। 3 ऑप्शन जो आपके रंग होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर वाला ऑप्शन, वो हर क्वेश्चन में एग्जैक्ट वही रहेगा जो आपके एग्जाम में था। यहाँ पर देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन होने के बाद वहाँ पर सबमिट कर लिया जाता है। तो सभी छात्रों को सभी ऑप्शन जो है याद नहीं रहता, जिस वजह से ऑप्शन यहाँ पर मैच करते हुए सभी आपको नहीं देखेंगे, लेकिन राइट आंसर जरूर रहेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि लौरिया नंदनगढ़ का ऐतिहासिक अशोक स्तंभ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, यहाँ पर पहले ही आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य नहीं पूछा गया था, कि बिहार के किस जिले पर स्थित है। ठीक है, बिहार के किस जिले में, तो यहाँ पर तो बिहार राज्य राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को बता दें कि लौरिया नंदनगढ़ का ऐतिहासिक जो अशोक स्तंभ है वह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। और इस स्तंभ पर सम्राट अशोक के लेख उत्कीर्ण और इसके शीर्ष पर एक सिंह की आकृति बनी हुई है, जो मौर्यकालीन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ हम लोग जो है एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका पश्चिम चंपारण जिला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि प्रधानमंत्री की भूमिका और उनके कार्यों का सही मिलान का चयन करें। कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दिया गया था। तो देखिए, यहाँ पर पहले मिल जाता है समन्वय। ठीक है, तो विभिन्न मंत्रालयों के बीच मतभेदों को सुलझाना, ये तो जो है सही है। फिर अध्यक्षता की बात करें, चेयरमैनशिप, कैबिनेट की बैठकों का नेतृत्व करना, तो ये भी सही है। संचार में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी, तो ये भी उसके अंतर्गत, कार्यों के अंतर्गत आता है। और नेता यानी लीडर की बात करें तो लोकसभा और देश का मुख्य प्रतिनिधि होता है, तो ये भी सही है। यानी यहाँ पर चारों जो है सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1, 2, 3 और 4, यानी चारों ये जो है आपके राइट आंसर हैं, सही हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर डिटेल में दिया गया है तो उसमें डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा। अगला आप लोगों से पूछा गया था कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी महंगाई की को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया जाता है। तो देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कदम नहीं उठाया जाता है, ये बोला गया है। तो आप लोगों को बता दें कि केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना, ये जो है उसके अंतर्गत, महंगाई को नियंत्रित करने के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये नहीं किया जाता। बाकी यहाँ पर रेपो रेट में वृद्धि करना आ जाता है, सार्वजनिक व्यय में कमी करना और टैक्स की दरों में वृद्धि करना, ये तीनों जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फैक्ट हैं। लेकिन ये वाला नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताया भी गया है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में तरलता यानी लिक्विडिटी यानी पैसों के बहाव को कम करना पड़ता है। जब केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई बाजार से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है, तो वह बदले में बाजार में पैसा डालता है, जिससे क्या होता है, जिससे तरलता बढ़ती है और महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए प्रतिभूतियाँ खरीदी नहीं बल्कि बेची जाती है। क्लियर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहार सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और पटना में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ 25 करोड़ रुपए की शुरुआती एमओयू
MOU साइन किया, यानी हस्ताक्षर किए गए। तो देखिए उसको बात करें तो कोरोबर ये एक कंपनी है। बिहार सरकार ने सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT विभाग ने राज्य में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने और पटना में एक अत्याधुनिक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए भारत की अग्रणी AI कंपनी कोरोबर के साथ जो है 25 करोड़ के एक शुरुआती समझौता जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि अवनयन का एक मुख्य कारण है। तो देखिए यहाँ पर अतिचारण यानी ओवरगाइजिंग, जल भराव, खनिज प्रसंस्करण, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सभी उसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव, ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम्राट चौधरी ने किस दिन बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि बिहार की राजनीति में हुए बड़े उलटफेर के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता जो सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने 15 अप्रैल 2026 को हाल ही में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। तो यहाँ पर 15 अप्रैल 2026 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ही गॉट हिज टेलीविजन रिपेयर्ड, यानी इसका सही हिंदी अनुवाद करना, इंग्लिश में दिया गया था और अनुवाद हिंदी में करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने अपना टेलीविजन ठीक कराया। ठीक है, यहाँ पर ही गॉट हिज टेलीविजन रिपेयर्ड, तो उसने अपना टेलीविजन ठीक कराया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोला गया है कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया कि राज्यपाल राज्य विधान मंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर बाध्य बोला गया है, इसलिए यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। बाध्य नहीं होते हैं, क्या बाध्य नहीं होते हैं, ये होना चाहिए, तो यही मिस्टेक किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सांसदों यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का व्यक्तिगत विशेषाधिकार यानी विशेषता नहीं है। तो संसद के कार्यवाही को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करने का अधिकार ये जो है उसका विशेषाधिकार नहीं है। संसद के सत्र के दौरान गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, संसद के भीतर अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता और न्यायालय में जूरी के रूप में उपस्थित से छूट, तो ये तीनों उसके अंतर्गत विशेषता में आते हैं। लेकिन ये जो बी ऑप्शन में दिया गया है ये जो है उसके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताम्र पाषाण काल यानी स्टोन कॉपर एज का सही वर्णन नहीं करता है। यहाँ पर भी निगेटिव पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ताम्र पाषाण काल के लोग पकी हुई ईंटों के बड़े बड़े महलों में रहते थे, ये उस समय नहीं था, ये उसका वर्णन नहीं करता है। बाकी इस काल के लोग घास फूस और छप्पर वाले घरों में रहते हैं, तो हाँ ये सही था। इस युग में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग शुरू कर दिया था, तो ये भी सही है। इस काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि पर आधारित थी, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए यहाँ पर संसद किसी देश पर युद्ध की घोषणा कर सकती है, तो ये जो है अनुच्छेद 3 में नहीं दिया गया है। अगर बात करें तो अनुच्छेद 3 जो है संसद को आंतरिक पुनर्गठन की शक्ति देता है, जैसे नए राज्य बनाना, राज्यों की सीमा क्षेत्र या नाम बदलना। किसी देश पर युद्ध की घोषणा करने का प्रावधान इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है
कि आयनिक यौगिक के बीच प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये जो है विपरीत अवशेषित आयनों यानी अपोजिटली चेंजेड आयंस के अंतर्गत होता है, यानी इसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही की बात की गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाता है कि बिहार सरकार स्वयं के पंचायत संबंधी कानून बना सकती है, तो एग्जैक्ट बना सकती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में यानी यूनियन लिस्ट में शामिल है। तो देखिए बैंकिंग जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ने पर क्रय शक्ति परचेसिंग पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब क्रय शक्ति मतलब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्रय शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है। खरीदने की महंगाई बढ़ जाने पर जो है खरीदने पर परचेसिंग पावर पर क्या होता है, वहाँ पर कमजोरी आ जाती है, कमी आ जा सकती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में भी दिया गया कि मुद्रास्फीति का सीधा मतलब है महंगाई का बढ़ना। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो पैसे की वैल्यू मूल्य कम हो जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि आपकी क्रय शक्ति यानी चीज़ें खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि अब उतने ही पैसों में कम सामान मिलता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि भारत में अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY के तहत जारी किया जाने वाला अंत्योदय कार्ड विशेष रूप से किसके लिए है। तो ये गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL के अत्यंत गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए अंत्योदय अन्न योजना चालू की गई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल खनिज उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो देखिए जो उड़ीसा है कुल खनिज उत्पादन मिनरल प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें जो है उड़ीसा राज्य सबसे टॉप पर है, सबसे बड़ा इसका योगदान रहता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पर कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संशोधित नियमों के अनुसार यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य यानी भुगतान की गई राशि 2 करोड़ रुपए से अधिक है तो उस उपभोक्ता शिकायत का निपटारा जो है किसके द्वारा किया जाएगा। तो उस कंडीशन में 2 करोड़ से अधिक है तो उस कंडीशन में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा उसका निपटारा किया जाएगा। यहाँ पर दिया भी गया है कि अगर 50 लाख रुपए तक के मामले हैं तो जिला आयोग देखेगा और राज्य आयोग जो है 50 लाख से 2 करोड़ के बीच देखेगा, लेकिन 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सभी मामलों की सीधी सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करता है, जो कि सी ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला या पर्वत भारत के सुदूर पूर्व दिशा में स्थित है। तो देखिए जो आपका पटकाई बूम है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के सुदूर पूर्व में स्थित है। पटकाई बूम जो है पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के सबसे पूर्वी हिस्से जो मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थित है, यह दिए गए सभी विकल्पों में सबसे सुदूर पूर्व में स्थित है पटकाई बूम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 2029 में पृथ्वी के अत्यधिक करीब से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को भेजा जा रहा है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जो ओसिरिस एपेक्स है इसको जो है नासा द्वारा 2029 में पृथ्वी के अत्यधिक करीब से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पर डिटेल में भी दिया गया है।
इसका नाम भी बदला गया है। जैसे नासा ने अपने प्रसिद्ध ओसिरिस रेक्स मिशन का नाम बदलकर ओसिरिस एपेक्स कर दिया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसको भी याद करिए, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पर आप लोगों से कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण यानी श्री बाबू जिनको कहा जाता था, तो उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने 1930 में महात्मा गांधी के शपथ मतलब साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। यही ऑप्शन सही है। यहाँ पर डिटेल में भी दिया गया कि डॉक्टर श्री कृष्ण ने 1930 के नमक सत्याग्रह, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार में विशेषकर गढ़पुरा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय उत्पाद यानी राष्ट्रीय आय के वार्षिक अनुमान किसके द्वारा तैयार और जारी किए जाते हैं? ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तैयार किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किस पादप कोशिका यानी ट्रेचरी एलिमेंट की दीवारें छिद्रित नहीं होती है? तो यहाँ पर जो आपकी वाहिनियाँ होती हैं इसमें छिद्रित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डैशबोर्ड किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन की सुरक्षा और देखभाल के लिए जारी किया गया था, जीवन मोबाइल ऐप और शतायु। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? तो जेलीफिश ये एक वास्तविक मछली नहीं है, बाकी डॉग फिश, गोल्ड फिश, कैट फिश ये जो है वास्तविक मछली आती हैं, लेकिन जेलीफिश मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो देखिए आपको बता दें कि दिल्ली का मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, सुषमा स्वराज ये तीनों रह चुके हैं, लेकिन रचना बनर्जी ये दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं रही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो रचना बनर्जी दिल्ली की मुख्यमंत्री कभी नहीं रही हैं, वे मुख्य रूप से मनोरंजन उद्योग और राजनीति से जुड़ी हैं, जबकि मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल और आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। ठीक है, तो इतने रह चुके हैं, बाकी रचना बनर्जी नहीं रही हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे मुख्य रूप से किस श्रेणी में आते हैं? तो ध्वनि तरंगे जो है लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव यानी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो का प्रस्ताव किस देश के द्वारा दिया गया था? ये जो है पेरू देश द्वारा दिया गया था। अगर आपको बता दें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की घोषणा की थी और इस दिवस को घोषित करने का मूल प्रस्ताव पेरू देश द्वारा रखा गया था, जिसे आलू का पैतृक घर भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है कि अभ्यास प्रगति में मुख्य रूप से किस क्षेत्र के देश शामिल हो रहे हैं? तो देखिए एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्र के देश जो हैं इस प्रगति अभ्यास में शामिल हो रहे हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि माइक्रोवेव संचार यानी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी सीमा या खामी क्या है? तो इसकी खामी है कि इसमें लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है और यह भौतिक बाधाओं को पार नहीं कर पाता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि EPFO यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड
फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किए गए प्राप्त का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के दिन ही पेंशन भुगतान यानी पीपीओ सौंप देना। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों और युवाओं के द्वारा किस देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार के द्वारा जो है सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मई 2026 में मंगोलिया की अपनी यात्रा या द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के विशेष पड़ाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के युवाओं और सांस्कृतिक सम्मान स्वरूप मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार या उससे जुड़े विशिष्ट छात्र युवा मंचों द्वारा सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना यानी जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जा रही है। तो ये जो है लद्दाख में स्थापित की जा रही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डिटेल में बात करें तो भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना लद्दाख के पूगा घाटी यानी पूगा वैली में स्थापित की जा रही है और इस परियोजना के तहत पृथ्वी के भीतर की प्राकृतिक ऊष्मा यानी भाप और गर्म पानी का उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी छोर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो राजमहल की पहाड़ियां हैं ये उत्तरी पूर्वी छोर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला पूछा गया कि अंग्रेजी शब्द डिसमिस का सही अर्थ क्या है। तो ये जो है खारिज करना आपका राइट आंसर होगा। डिसमिस का मतलब खारिज करना। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि भारत में लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक संकेंद्रण यानी कंसंट्रेशन किस राज्य में पाया जाता है। तो ये जो है केरल में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत का पहला एआई सक्षम शहरी बाढ़ प्रबंधन केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। तो आपको बता दें कि जो विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में यहाँ पर स्थापित किया गया था। और इसका डिटेल में बात करें तो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के सटीक पूर्वानुमान, रियल टाइम मॉनिटरिंग और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किस घटना के कारण भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को जो है निलंबित कर दिया है। तो अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो है सिंधु जल समझौता जो था उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर डिटेल में बात करें तो अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बड़े आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया। सीमा पार से जारी आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ 1960 से चल रही सिंधु जल संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने का कड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में बोला गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में श्रेणी गिल्ड किसका संगठन था। यह जो है शिल्पकारों और व्यापारियों का संगठन था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत यानी PMSYM के तहत लाभार्थियों की उनकी उम्र के आधार पर हर महीने कितना न्यूनतम और अधिकतम अंशदान जमा करना पड़ता है।
तो देखिए ये उम्र के अनुसार डिपेंड करता है। ये 55 रुपए से 200 रुपए प्रति महीना तक हो सकता है। यहाँ पर बताया गया है डिटेल में कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई स्वैच्छिक पेंशन योजना पीएमएसवाईएम में 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक शामिल हो सकते हैं। प्रवेश की उम्र के आधार पर लाभार्थी को हर महीने न्यूनतम 55 रुपए से लेकर अधिकतम 200 रुपए तक अंशदान देना होता है और इतनी ही राशि केंद्र सरकार भी मिलाती है और 60 वर्ष पूरे होने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है और ये जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करें तो द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं शशि थरूर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया कि प्रतिवेदन का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो प्रतिवेदन का सही अनुवाद जो है इंग्लिश में कहा जाए तो रिपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपोर्ट। तो रिपोर्ट ऑप्शन आपका बी में मिल जाता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि अम्बपाली रामवृक्ष बेनीपुर द्वारा रचित किस प्रकार की साहित्यिक रचना है? यह एक प्रकार का नाटक है। ठीक है, यहाँ पर अम्बपाली प्रसिद्ध आधुनिक हिंदी साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है और यह एक अत्यंत प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है जो वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु अम्बपाली और महात्मा बुद्ध के कालखंड पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि ये अम्बपाली जो रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा था यह एक नाटक है। सोनगिरी तीर्थ स्थल किस धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र है? ये जो है जैन धर्म का धार्मिक केंद्र है। सोनगिरी जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, तो यह जैन धर्म का एक प्रमुख और पवित्र दिगंबर माना जाता है, तीर्थ स्थल है। यहाँ की पहाड़ियों पर दर्जनों श्वेत और भव्य जैन मंदिर बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया कि भारत में खेल कोचिंग यानी स्पोर्ट्स कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च पुरस्कार खेल कोचिंग के क्षेत्र में तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में भी बताया गया कि भारत में खेल क्षेत्र में बेहतरीन प्रशिक्षण देने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जो है वह द्रोणाचार्य पुरस्कार है और इसकी शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। अगला क्वेश्चन में बोला गया कि ब्रिटिश काल में इनमें से किस क्षेत्र को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? तो अवध जो क्षेत्र है इसको बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है। ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग यानी फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये जो है 1834 में स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड मैकाले थे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने लिखी थी। उन्होंने इस पुस्तक को मिस कैथरीन मेयो की भारत विरोधी पुस्तक मदर इंडिया के जवाब में लिखा था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश राज्य के शोषणकारी चेहरे को उजागर किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस यानी इंटरनेशनल एवरेस्ट डे किसकी याद में और कब मनाया जाता है? ये जो है सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे शेरपा की याद में 29 मई हर साल को 29 मई को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक सिद्धांत के पतन यानी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की चर्चा मुख्य रूप से की है?
तो ये जो है डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोवन ने जो है किया है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि जादू टोना तंत्र मंत्र और काले जादू से संबंधित ज्ञान मुख्य रूप से किस वेद में निहित है। तो ये जो है अथर्ववेद में निहित है, अथर्ववेद में दर्शाए गए हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि भारत में खनिजों के मानचित्रण यानी मिनरल मैपिंग और अन्वेषण के लिए कौन सी प्रमुख केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। तो इसके लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जिम्मेदार है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी 3 सूचियां शामिल है। तो इसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 जो है शामिल हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश समूह के साथ हाल ही में जनवरी 2026 में भारत ने एक लैंडमार्क मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर हस्ताक्षर किए। तो ये जो है उत्तर यूरोपीय संघ जो है ऑप्शन सी में जो मिल जाता है, तो इसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर टोटल जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चन को हमने जो है आपके समक्ष बताया और सभी क्वेश्चन को जो है 100% रियल हैं। अब आप लोग बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा ही भेजे गए हैं। सभी छात्र थोड़ा थोड़ा करके भेजते हैं, तो उनको हम कंबाइन करके जो है वीडियो के माध्यम से बताते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर लेटेस्ट एग्ज़ाम का सेम डे सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।